हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पूर्व के वीडियो में हमने निर्मितवाद का अर्थ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे निर्मितवाद के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है संज्ञानात्मक निर्मितवादी सिद्धांत। संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत यानी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म संज्ञानात्मक निर्मितवादी सिद्धांत। जैसा हमने पूर्व में पढ़ा था, निर्मितवाद का जनक जीन पियाजे है। निर्मितवाद का जनक स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे है। जीन पियाजे ने निर्मितवाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे संज्ञानात्मक निर्मितवाद के नाम से जाना जाता है। एक सामाजिक निर्मितवाद है जो अलग है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवाद व सामाजिक निर्मितवाद। तो निर्मितवाद का जनक जीन पियाजे है और जीन पियाजे ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक निर्मितवाद। आपने पढ़ा भी होगा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने ही दिया। संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत जीन पियाजे ने सन 1922-23 में ही प्रतिपादित कर दिया था। जीन पियाजे ने अल्फ्रेड बिने के साथ सन 1922-23 में बुद्धि परीक्षणों पर कार्य करते समय ही संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परिणाम स्वरूप सन 1973 में इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड में एक बार पूछा गया था, किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1904 में पावलोव को दिया गया था। रूसी मनोवैज्ञानिक इयान पावलोव को शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरा मनोवैज्ञानिक ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए या मानव विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जीन पियाजे को। कब दिया गया? 1973 में। लेकिन पहले, सबसे पहले सन 1904 में पावलोव को दिया गया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए। तो सन 1922-23 में अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय ही इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके लिए इन्हें 1973 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पियाजे को बाल विकास का जनक भी कहा जाता है। बाल विकास का जनक, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। बाल विकास का जन्मदाता या बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहकर पुकारा है। नन्हे वैज्ञानिक यानी छोटे वैज्ञानिक। जैसे जॉन लॉक का कथन पूछा गया था कि मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, किसकी उक्ति है? जॉन लॉक की। वैसे ये पूछा जा सकता है किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहकर पुकारा है? तो जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने साथ ही ये कहा कि बच्चे की बुद्धि का विकास, बच्चे की बुद्धि का विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म से ही
प्रारंभ हो जाता है, जो 16 साल तक उच्चतम सीमा पे पहुंच जाती है। 16 साल तक जितनी बुद्धि का विकास होना होता है उतना हो जाता है, उसके बाद में बुद्धि नहीं बढ़ती। साथ ही जीन पियाजे ने ये कहा कि बालक के ज्ञानात्मक विकास पर, बालक के ज्ञानात्मक विकास में बचपन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। यानी सीखने का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। शारीरिक परिवर्तन सर्वाधिक किशोरावस्था में होते हैं। जीवन का स्वर्णकाल किशोरावस्था को कहा जाता है, लेकिन सीखने का स्वर्णकाल बाल्यावस्था को कहा जाता है, बचपन की आयु। तो जीन पियाजे ने भी यही बात लिखी है कि बालक का जितना ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान की दृष्टि से वह जितना समृद्ध होता है, उसमें उसके बचपन अर्थात बाल्यावस्था की एज बहुत महत्वपूर्ण होती है। सर्वाधिक जिज्ञासा का काल बाल्यावस्था ही होती है। स्कूल की आयु बाल्यावस्था ही होती है, जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो इसमें बचपन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीन पियाजे ने अधिगम के क्षेत्र में व्यवहारवादी आंदोलन, व्यवहारवाद की आलोचना की और इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का गत्यात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। संज्ञानात्मक विकास का गत्यात्मक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? निर्मितवाद के नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे ने अधिगम के क्षेत्र में व्यवहारवादी सिद्धांत की जमकर आलोचना की और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास या मानव विकास की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास का गत्यात्मक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे निर्मितवाद कहा जाता है। अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत का ही किस नाम से जाना जाता है? निर्मितवाद के नाम से जाना जाता है। और निर्मितवाद का अर्थ क्या होता है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। पूर्व के वीडियो में हम इसे समझ चुके हैं। इस निर्मितवाद में बालक के व्यवहार, चिंतन एवं भाषा में परिवर्तन आते हैं। अर्थात बालक के सोचने समझने की स्थिति में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और उसकी भाषा में बदलाव आता है। विभिन्न अवस्थाओं पर यही विकास होता है। जैसे भाषा की दृष्टि से हम देखें तो शैशवावस्था में जो बालक होता है उसका शब्द भंडार बहुत कम होता है, लेकिन बाल्यावस्था में जाता है तो उसका शब्द भंडार बढ़ जाता है। और फिर वही बालक किशोरावस्था में आता है तो उसमें सामाजिक पक्ष भी जुड़ जाता है और उसका बोलचाल बदल जाता है। शैशवावस्था में बालक प्राश्रित होता है, उसका व्यवहार क्या होता है? वह आत्म केंद्रित होता है, दूसरों पर निर्भर करता है। लेकिन किशोरावस्था में उसका व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो जाता है। चिंतन, तर्क, कल्पना ये सब चेंज हो जाते हैं। तो ये थी सामान्य बातें, देखने में सामान्य है लेकिन कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निर्मितवाद का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है और जीन पियाजे ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया निर्मितवाद के क्षेत्र में, उसे संज्ञानात्मक निर्मितवाद कहा जाता है। सन 1922-23 में ही इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। जीन पियाजे को ही बाल विकास का जनक कहा जाता है और इन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहकर पुकारा है। अब संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए जीन पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा है। अर्थात जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का गत्यात्मक मॉडल प्रस्तुत किया, इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया। ये जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जीन पियाजे ने इसके 2 भाग किए। पहला है
संज्ञानात्मक विकास का अवस्था सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी, और दूसरा है संज्ञानात्मक विकास का प्रक्रिया सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस थ्योरी, इसे हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, एक बार सरसरी नज़र इस पे डाल लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जीन पियाजे ने दो भागों में वर्गीकृत किया, जिसका पहला है अवस्था सिद्धांत, अर्थात ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो इसने 4 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अवस्था सिद्धांत में बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, इंद्रिय जनित अवस्था, इसे संवेदीपेशीय अवस्था भी कहा जाता है। संवेदीपेशीय अवस्था, और इसे गामक अवस्था भी कहा जाता है, जो चलती है जन्म से 2 वर्ष तक। ये चारों अवस्थाएं आपको याद करनी होगी। अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी 2018 वाली, उसमें भी ये पूछा गया है। दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व परिचालन अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक। इसके बाद में तीसरी अवस्था जो है वो है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चलती है 7 से 11 या 12 वर्ष तक। मैंने 2 एज बताई हैं यहाँ पे, 11 या 12। अधिकांश बुकों में 7 से 12 वर्ष लिखा हुआ है। बाल्यावस्था, इसको ध्यान रखें। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है, यानी 6 के बाद शुरू होती है 7 से 12 वर्ष। लेकिन अभी जो आरपीएससी में प्रश्न आया था उसमें 12 का विकल्प नहीं था, 7 से 11 का विकल्प था, इसलिए मैंने आपको 7 से 11 भी बताया है। यदि विकल्प होता है 7 से 12 तो आप 7 से 12 ही करें, और होता ही 7 से 11 है तो आप 7 से 11 करें। उसके बाद में चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो 11 या 12 वर्ष से ऊपर, यानी किशोरावस्था के बाद में। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जीन पियाजे ने 2 भागों में वर्गीकृत किया। पहला था संज्ञानात्मक विकास का अवस्था सिद्धांत। इसमें जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है इंद्रिय जनित अवस्था, या संवेदीपेशीय अवस्था, या गामक अवस्था। कोई भी नाम एग्जाम में आ सकता है, इंद्रिय जनित भी आ सकता है, संवेदीपेशीय भी आ सकता है, और गामक अवस्था भी आ सकता है। यानी पूर्व से स्वावस्था तक, जन्म से 2 वर्ष तक ये चलती है। यहाँ पे बच्चा मुख्यतः इंद्रिय जनित, इंद्रियों से ही अपना काम चलाता है। हाथ पैर हिलाना जानता है, केवल खाना पीना जानता है, और थोड़ा बहुत देख और सुन सकता है। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व परिचालन अवस्था, उत्तर से स्वावस्था।
2 से 7 वर्ष तक होती हैं। उसके बाद में है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। यह मुख्य रूप से बाल्यावस्था से संबंधित है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की अवस्था। ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था साथ में नाम मैंने इसलिए बताया, अर्थात यदि आपने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पढ़ी है तो लगभग दी सेम वो की वो विशेषताएं इसमें है। इसको हम विस्तार से पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमारा ध्यान मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के प्रक्रिया सिद्धांत पे रहेगा, तो हम उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। संज्ञानात्मक विकास का प्रक्रिया सिद्धांत, प्रोसेस थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञान की। संज्ञान में मूल शब्द मुख्य रूप से ज्ञान है, और ज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ज्ञान में सोचना, समझना, समस्या समाधान करना, निर्णय करना, भाषा का प्रयोग करना, तर्क करना, सोचना, स्मृति, कहाँ तक आप याद रखने की कैपेसिटी रखते हो, वो सारी की सारी चीज़ें अपने ज्ञान के भंडार में शामिल होती हैं। कहने का मतलब ज्ञान अनंत है। हमारी बुद्धि में जो तत्व हैं वो भी अनंत हैं। आपने देखा होगा बुद्धि के बहुत से सिद्धांत दिए हैं। तो ज्ञान में मुख्य रूप से प्रत्यक्षीकरण करना, स्मृति, यादाश्त, स्मरण रखना, तर्क, कल्पना, चिंतन, निर्णय, भाषा, समस्या समाधान, ये सब योग्यताएं किस में आती हैं? संज्ञान में आती हैं। अर्थात बुद्धि के इन सभी तत्वों को सामूहिक रूप से संज्ञान कहा जाता है। मुख्य रूप से शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ होता है जानना या समझना। अर्थात संज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जानना या समझना। इसके अलावा इसका विस्तृत अर्थ हम देखें तो संज्ञान महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं। अब ये मानसिक प्रक्रियाओं में क्या क्या शामिल है? तो इसमें ध्यान, स्मरण, चिंतन, तर्क, कल्पना, निर्णय क्षमता, भाषा और समस्या समाधान की योग्यता, ये सभी शामिल हैं। और भी एक दो चीज़ें इसमें होंगी, जैसे स्मृति मैंने नहीं लिखा। कहने का मतलब बुद्धि के जो मूलभूत तत्व हैं या महत्वपूर्ण जो बुद्धि के तत्व हैं, उन सबके सामूहिक नाम को ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञान बोलते हैं। अर्थात संज्ञान महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, स्मरण, चिंतन, तर्क, कल्पना, सोचना, समझना, निर्णय करना, भाषा एवं समस्या समाधान की प्रक्रियाओं के सामूहिक नाम को ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञान बोलते हैं। ये हुआ संज्ञान का अर्थ। इतना आप याद रखें कि ज्ञान के अंतर्गत या मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाएं जो जो कार्य करती हैं, हम जो जो इसका उपयोग करते हैं, उन सबके सामूहिक रूप को ही हम क्या बोलेंगे? संज्ञान बोलेंगे। अब जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का प्रक्रिया सिद्धांत दिया, या अपना जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, वो मुख्य रूप से मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि की प्रकृति एवं विकास से संबंधित है। मुख्य रूप से पियाजे ने बुद्धि के लिए
कार्य किया और मानव विकास से संबंधित कार्य किया। तो मानव विकास में जो कार्य किया उसे अवस्था सिद्धांत नाम दिया और बुद्धि से जुड़ा हुआ जो कार्य किया उसे प्रक्रिया सिद्धांत दिया, जो निर्मितवाद का केंद्र है या निर्मितवाद का मूलभूत सिद्धांत है। तो यह प्रक्रिया सिद्धांत मनुष्य की बुद्धि की प्रकृति एवं विकास से संबंधित है। इसने ये पता लगाने का प्रयास किया कि मनुष्य किस तरीके से सीखता है और कैसे बेटर तरीके से सीख सकता है। तो पियाजे ने कहा कि अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया, अधिगम कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है, बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है। और बौद्धिक प्रक्रिया कोई अनुकरण या नकल का माध्यम नहीं है, केवल नकल नहीं है, बल्कि किस पर आधारित है, खोज पर, खोज आधारित प्रक्रिया है। जीन पियाजे ने संज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं के सामूहिक नाम को संज्ञान नाम दिया और कहा कि अधिगम मनुष्य के लिए कोई एकमात्र यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यंत्र जैसी नहीं है कि जिसे कोई भी सिखा सके, कोई भी पढ़ा सके, बल्कि इसमें व्यक्ति की बुद्धि अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। और बौद्धिक प्रक्रिया किसी अनुकरण का परिणाम नहीं है, केवल देख के सीख लिया, या केवल नकल मात्र नहीं है, बल्कि यह खोज पर आधारित प्रक्रिया है। और ये समस्त सिद्धांत मानव की बुद्धि की प्रकृति को जानने के लिए और उसके विकास से संबंधित है या उससे जुड़ा हुआ है। जीन पियाजे ने अपने इस संज्ञानात्मक विकास के प्रक्रिया सिद्धांत को मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं में विभक्त किया, अर्थात वो प्रक्रियाएं कौन सी, दो जैविक प्रक्रियाओं में। पियाजे ने अपने इस समस्त सिद्धांत को दो जैविक प्रक्रियाओं में विभक्त किया। ये दो जैविक प्रक्रिया कौन कौन सी हैं? पहला है संगठन और दूसरा है अनुकूलन। प्रश्न बनता है, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को या प्रक्रिया सिद्धांत को कितनी प्रक्रियाओं में विभक्त किया या कितने जैविक प्रक्रियाओं में विभक्त किया? दो में, पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। पियाजे इनमें किसको अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है? तो इसे महत्वपूर्ण स्थान देता है, अनुकूलन को, और इसे पुनः दो भागों में विभक्त किया है। पहला समावेशन, परिपाक और आत्मसातीकरण। कोई भी नाम आप रख सकते हो। दो भागों, फिर दो प्रक्रियाओं, उप प्रक्रियाओं में विभक्त किया अनुकूलन को। पहला आत्मसातीकरण या समावेशन या फिर परिपाक, और दूसरा समंजन या समायोजन। पेपर में कोई भी नाम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारे लिखे। ये इसका पूरा का पूरा प्रक्रिया सिद्धांत। इस संगठन में
स्कीमा शब्द महत्वपूर्ण है, या यूं बोल लो कि इसे आप संगठन बोल दो या फिर स्कीमा बोल दो, केवल समझने के लिए। तो पियाजे ने अपने संपूर्ण सिद्धांत को या संज्ञानात्मक विकास के प्रक्रिया सिद्धांत को दो जैविक प्रक्रियाओं में विभक्त किया। प्रथम संगठन और दूसरा अनुकूलन। अनुकूलन की प्रक्रिया को फिर से इसने दो उप प्रक्रियाओं में विभक्त किया। पहला आत्मसातीकरण या समावेशन या परिपाक। आत्मसातीकरण बोल सकते हो, समावेशन बोल सकते हो, या फिर परिपाक बोल सकते हो। और दूसरी उप प्रक्रिया समंजन या समायोजन। अब बात करते हैं संगठन की। तो संगठन क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। यानी सारी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, वही क्या बन जाता है? संगठन बन जाता है। एक लकड़ी है तो हम उसे लकड़ी बोलते हैं, लेकिन सारी लकड़ियों को एक साथ जोड़ दे तो उसको गट्ठर बोलते हैं। वह उनका क्या है? लकड़ियों का संगठन है। हम बात किसकी कर रहे हैं? बुद्धि की कर रहे हैं, क्योंकि विकास सिद्धांत का तो पहला है जो चार अवस्थाएं बताई, और ये सिद्धांत मुख्य रूप से बुद्धि पर है। तो बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो किसका संगठन? बुद्धि का। अब बुद्धि कोई अलग अलग चीज थोड़ी होती है, उधार थोड़ी लेनी पड़ती है। यानी बुद्धि के अलग अलग तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों का संगठन, यही इसका अर्थ है। अर्थात संगठन से यहां अभिप्राय है कि बुद्धि की विभिन्न क्रियाएं पृथक पृथक रूप से कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। अर्थात संगठन से अभिप्राय बुद्धि की विभिन्न प्रक्रियाएं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, तर्क, चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान, निर्णय अक्षमता आदि एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। मनुष्य अपने सभी अनुभवों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करता है और उसके बाद में उपयोग करता है। कई बार कोई जवान व्यक्ति किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता, लेकिन बड़े बुजुर्ग उस समस्या का समाधान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। तो वही बात यहाँ पे है कि प्रत्येक अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो संगठन का यहाँ पे अभिप्राय है कि बुद्धि की विभिन्न क्रियाएं जो भी हैं, तर्क, कल्पना, चिंतन, समस्या समाधान, वे पृथक पृथक कार्य न करके क्या करती हैं? एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। केवल एकमात्र पियाजे ने यह कहा है कि कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो उसकी पूरी बुद्धि एक साथ काम करती है, एक साथ संगठित होकर कार्य करती है, और मनुष्य अपने समस्त अनुभवों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित एवं संगठित रखता है, और आने वाली समस्या का समाधान वह उसी आधार पे करता है। अर्थात संगठन की प्रक्रिया ये समझाती है कि बालक की समस्त मानसिक प्रक्रिया एक साथ संगठित होकर कार्य करती, न कि पृथक पृथक। ये संगठन का अर्थ है, यानी एक हो जाना, वही क्या होता है? संगठन। बालक की समस्त मानसिक प्रक्रियाएं एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं, न कि पृथक पृथक करती हैं। इस समस्त संगठन को या बुद्धि के समस्त तत्वों के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? स्कीमा। बात एक ही संगठन, इसीलिए मैंने बोला था संगठन के साथ आप स्कीमा लिख सकते हो। मनुष्य की बुद्धि के समस्त तत्वों के सामूहिक रूप को ही हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। हम नहीं बोलते, जिन पियाजे बोलता है। प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की तुलना स्कीमा के साथ की है? किसने की है? जिन पियाजे ने। छोटा सा प्रश्न है। स्कीमा शब्द किसने दिया? जिन पियाजे ने दिया। इसने अलग अलग नई शब्दावली दी थी, साम्य धारणा, व्यवस्थापन, संरक्षण और स्कीमा। तो बुद्धि की तुलना जिन पियाजे ने स्कीमा के साथ की है। साथ ही इसने ये भी लिखा है कि यही संगठन वातावरण के साथ समायोजन कराने के लिए उत्तरदायी होता है। बुद्धि का कोई ना कोई तत्व किसी न किसी परिस्थिति में हमें समायोजित होने के लिए तत्पर करता है। तो यही संगठन व्यक्ति को वातावरण से समायोजित होने में मदद करता है। अब यहाँ पे हम मुख्य रूप से स्कीमा के बारे में पढ़ते हैं कि स्कीमा क्या है।
इंपॉर्टेंट, जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि की बहुत सी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो जिन पियाजे क्या मानता है, बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। किसके अनुसार? बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन यानी समायोजन करने की प्रक्रिया है। अनुकूलन को आप समायोजन समझे, ये एक तरह से समायोजन ही है। तो किसके अनुसार? जिन पियाजे के अनुसार। जिन पियाजे बोलते हैं कि जैसे जैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वैसे वैसे अवस्थाएं परिवर्तित होती है। जाहिर सी बात, शैशवावस्था में अलग ज्ञान का क्षेत्र होगा, कम नॉलेज होगा, बाल्यावस्था में थोड़ा अधिक होगा और किशोरावस्था में और अधिक होगा संज्ञान यानी ज्ञान, बुद्धि की स्थिति। तो पियाजे ने कहा कि बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की एक प्रक्रिया है और जैसे जैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वैसे वैसे अवस्थाएं परिवर्तित होती है। अर्थात अवस्था बढ़ती है तो व्यक्ति का नॉलेज भी बढ़ता है और जाहिर सी बात है, नॉलेज बढ़ रहा है तो उसकी अवस्था भी बढ़ रही है। किंतु एक विशेष अवस्था में बालक की एक विशेष अवस्था में, चाहे वह कोई भी अवस्था है, विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, व्यवहार, चिंतन एवं भाषा के संगठन से एक समुच्चय यानी सेट, हम बोलते हो ना पूरा कोर्स का सेट लेके आते हैं हम, 9th का एक सिलेबस का पूरा सेट यानी पूरी बुक आ जाती है, वैसे समुच्चय यानी सेट तैयार होता है। उसे क्या कहते हैं? स्कीमा बोलते हैं। बात वही, बुद्धि के समस्त तत्वों के सामूहिक रूप को ही क्या बोलते हैं? स्कीमा। वही इसमें है कि बालक की एक विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, व्यवहार, चिंतन एवं भाषा के संगठन से एक समुच्चय तैयार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। अर्थात बालक के सोचने की कैपेसिटी क्या है, तर्क करने की कैपेसिटी क्या है, वह समस्या समाधान किस स्तर तक कर सकता है। बाल्यावस्था के बालक की IQ का रेशियो अलग होगा, किशोरावस्था का अलग होगा और एक प्रौढ़ का अलग होगा। इसलिए यहाँ पे एक विशेष अवस्था यानी हम बाल्यावस्था के बालकों की अवस्था की बात करें तो उसके स्कीमा अर्थात सोचने समझने की योग्यता अलग होगी, किशोरावस्था की अलग होगी और शैशवावस्था की अलग होगी। इसके अलावा हम इसे ये भी बोल सकते हैं, स्कीमा से अभिप्राय एक ऐसी मानसिक संरचना से है या एक ऐसी रचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने एवं व्याख्यायित करने के लिए सदैव मौजूद होती है। एक बार फिर सुने, स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक रचना से है जो किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने एवं व्याख्यायित करने के लिए मौजूद होती है। किसी भी व्यक्ति विशेष अर्थात हम जो कुछ देखते हैं उसे संग्रहित करना, हम जो कुछ महसूस करते हैं उसे व्यवस्थित करना, हमारे सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उस पर हमारा दृष्टिकोण क्या है, उसे व्याख्यायित करना, ये सब अर्थात मनुष्य के सोचने, समझने, व्यवहार करने, बोलने, निर्णय करने, समस्या समाधान करने, इन सब बातों को ही हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। तो इस बुद्धि के तत्वों के संगठन को क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। और स्कीमा बालक के समस्त ज्ञान, व्यवहार, चिंतन एवं भाषा के संगठन से जो समुच्चय तैयार होता है उसे हम स्कीमा बोलते हैं। और ये एक ऐसी मानसिक संरचना होती है जो सूचनाओं को संग्रहित और व्यवस्थित करने का कार्य करती है। अब स्कीमा कितने प्रकार की होती है? तो स्कीमा 2 प्रकार की होती है, याद रखना। स्कीमा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, साधारण स्कीमा और जटिल स्कीमा।
याद रखें, स्कीमा के दो प्रकार हैं, साधारण और जटिल। इसके अलावा कुछ इसकी विशेषताएं हैं। पहली क्या है, स्कीमा का सामान्यीकरण संभव है। सामान्यीकरण संभव है। दूसरा, स्कीमा में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था, क्या स्कीमा में संशोधन किया जा सकता है, स्कीमा को परिवर्तित किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है। इसमें स्कीमा का सामान्यीकरण संभव है और स्कीमा में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। स्कीमा एक जीव विज्ञान की धारणा है, अर्थात जीव विज्ञान से इस शब्द को लिया गया है और जीन पियाजे ने इसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में उतारा और इन सब बातों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला हमने संगठन पढ़ा, अब दूसरा जो तत्व है वह है अनुकूलन। इस अनुकूलन को हम पढ़ते हैं। तो अनुकूलन के लिए मैंने कहा था इसे आप समायोजन ही समझें, एडजस्टमेंट। समायोजन, आप अपने मित्रों के पास जाते हो, सहज महसूस करते हो, लेकिन आप यदि पहली बार अपने ससुराल जाते हो, पहली बार, तो आप में संकोच की प्रवृत्ति होती है, शर्म महसूस होती है, हिचक महसूस होती है, कुछ चीज़ की आपको आवश्यकता है लेकिन मांग नहीं सकते, यानी आप एडजस्ट नहीं हो पाए। लेकिन धीरे धीरे आपका आना जाना होता है तो आप वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते हैं और आप एडजस्ट हो जाते हैं। नए वातावरण में हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, वही बात ये समायोजन होता है। तो अनुकूलन को हम समायोजन के रूप में समझ सकते हैं। जीन पियाजे ये बोलते हैं कि प्रत्येक बालक में जन्म के साथ ही वातावरण के साथ समायोजित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात मनुष्य में बोल दें या फिर प्रत्येक बालक में बोलते हैं। पियाजे के अनुसार बालक में अपने वातावरण के साथ समायोजित होने की प्रवृत्ति जन्म से ही पाई जाती है और इसी प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। अर्थात समायोजन की कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, अनुकूलन बोलेंगे। और पियाजे के अनुसार यह प्रत्येक बालक में क्या होती है, जन्म से होती है। इस अनुकूलन को जीन पियाजे ने दो उप प्रक्रियाओं में विभक्त किया। पहली कौन सी है, तो सबसे पहला है आत्मसातीकरण। इसे आप आत्मसातीकरण बोल सकते हो, इसे आप समावेशन बोल सकते हो, इसे आप परिपाक बोल सकते हो। यदि फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आता है तो परिपाक शब्द आता है, और यदि थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में आता है तो आत्मसातीकरण आता है। तो आत्मसातीकरण क्या है, समावेशन क्या है और परिपाक क्या होता है? तो निर्मितवाद में हमने क्या पढ़ा था, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। कैसे करता है? पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर वह नया ज्ञान बनाता है, वही क्या है, निर्मितवाद है। वही बात इसमें है। आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है। आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व में सीखे गए ज्ञान, योजनाओं एवं मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। किंतु कोई समस्या का समाधान करने में यह पूर्व ज्ञान या पूर्व की योजना या मानसिक प्रक्रिया सक्षम नहीं है।
तो वह क्या करता है, उस ज्ञान में संशोधन करता है। और इस समस्त ज्ञान के सेट को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। तो वह पूर्व स्कीमा में नया ज्ञान जोड़ता है। इस नए ज्ञान को जोड़ने से जो और नवीन ज्ञान बनता है उसे क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण, समावेशन या परिपाक। एक पंक्ति में हम इसे समझते हैं कि पूर्व स्कीमा में नया स्कीमा जोड़ने पर जो नवीन ज्ञान प्राप्त होता है उसे आत्मसातीकरण या समावेशन या परिपाक कहते हैं। अर्थात आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, पहले काम में ली गई योजनाओं पर अमल करता है और पहले से बनी हुई स्कीमा को काम में लेता है। स्कीमा यानी ज्ञान का एक सेट, उसका उपयोग करता है। किंतु जब समस्या का समाधान नहीं होता तो वह अपनी इस स्कीमा में संशोधन करता है। अर्थात स्कीमा का संशोधन संभव है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और इस स्कीमा में एक नया ज्ञान जोड़ता है और नए ज्ञान से क्या बनती है, एक नई स्कीमा बनती है। तो पूर्व स्कीमा में जब नई स्कीमा जोड़ी जाती है तो एक और नया ज्ञान प्राप्त होता है। इस नवीन ज्ञान को आत्मसातीकरण, समावेशन या फिर परिपाक कहा जाता है। दूसरा, समंजन या फिर समायोजन, दूसरी उप प्रक्रिया है। समंजन या समायोजन। समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी वस्तु या पदार्थ के प्रति अपनी धारणा या अपने ज्ञान को विकसित करता है और इसके लिए वह पहले से बनी हुई स्कीमा में संशोधन करता है। संशोधन यानी कि समंजन करता है या फिर समायोजन करता है, अलग तरीके से अपना दृष्टिकोण विकसित करता है। अर्थात समंजन या समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या नए तरीके से सोचने के लिए, समझने के लिए पूर्व की स्कीमा में समंजन करता है या उसे संशोधित करता है। जैसे किसी बालक ने पहली बार एक घोड़े को देखा और घोड़े के लिए उसने एक स्कीमा का सेट तैयार किया कि घोड़ा एक जानवर है, घोड़े के 4 पाँव होते हैं, इसके 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं और एक लंबी सी पूंछ होती है। ये उसकी स्कीमा घोड़े के लिए बन गई। छोटा बच्चा है, अब उसने गाय को देखा, कुछ समय बाद पहली बार उसने किसी गाय को देखा। अब उसकी घोड़े वाली स्कीमा उस गाय पे फिट बैठती है। क्यों? गाय के भी 2 कान हैं, 2 आंख है, एक लंबी पूंछ और 4 पैर है। तो वह बच्चा उस गाय को क्या बोलेगा? घोड़ा ही बोलेगा। जैसे हमारे आसपास में मुख्य रूप से गाय पाई जाती है और हमारे घर पे छोटा 2 या 3 साल का बच्चा गाय देखता है और माता या पिता उसको ये बोलते हैं गाय है, गाय है। उसी समय भैंस आती है या फिर घोड़ा आता है तो बच्चा उसको यही बोलता है देख के गाय आ गई। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज ही इतना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसे ये बताता है कि बेटा ये घोड़ा नहीं है बल्कि ये क्या है? गाय है, उसमें उसे फर्क समझाता है, तो बच्चा क्या करता है? अपने उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए उस स्कीमा का समंजन करता है, अर्थात उसमें संशोधन करता है और वह धारणा बनाता है कि ये गाय है, इसके भी 4 पाँव, 2 कान, 2 आँख और एक लंबी पूंछ होती है। घोड़ा दौड़ने में और सवारी करने में काम आता है और गाय दूध देने के काम में आती है। इस प्रकार वह इसमें क्या कर देता है? समंजन कर देता है या इसमें समायोजन करता है, अपने ज्ञान का समायोजन करता है और एक नए स्कीमा का सेट तैयार करता है। तो जीन पियाजे ये बोलते हैं
कि बालक निरंतर आत्मसातीकरण और समंजन की प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करता है। जब बालक के सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके संज्ञानात्मक क्षेत्र में असंतुलन पैदा होता है, यानी उसके ज्ञान में असंतुलन पैदा होता है कि ये तो गाय नहीं, ये तो घोड़ा है, ये घोड़ा नहीं, ये तो बैल है। तो जब उसमें असंतुलन पैदा होता है तो बालक आत्मसातीकरण का प्रयोग करता है या फिर समंजन का प्रयोग करता है, या फिर दोनों, आत्मसातीकरण और समंजन दोनों का प्रयोग करता है। इसके साथ ही जीन पियाजे ये बोलते हैं कि आत्मसातीकरण और समंजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके साथ साथ बच्चे के गामक विकास, सामाजिक विकास, इनका विकास भी साथ साथ चलता रहता है। उसे साम्य धारणा बोलते हैं या फिर उसे व्यवस्थापन बोलते हैं। ये था इसका सिद्धांत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक निर्मितवादी सिद्धांत, जिसमें ये प्रक्रिया सिद्धांत मुख्य रूप से निर्मितवाद का केंद्र है। ये जो बुद्धि पर आधारित है, इस सिद्धांत में जीन पियाजे अनुकूलन को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और इसके दो उप प्रक्रियाएं बताई हैं, आत्मसातीकरण और समंजन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सामाजिक निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत।